जय हिंद साथियों। फिर से एक बार आपका स्वागत है अपने चैनल SRG अकेडमी पर। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो, हमारी इतिहास की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर से जो पूछे हुए क्वेश्चन है उनको और भविष्य में जिन जिन क्वेश्चन की पूछे जाने की जो उम्मीद है, उन सारे क्वेश्चंस को एक साथ लगा के आपके सामने जो सीरीज चल रही है, कृपया आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जहां तक हो सके वीडियो को शेयर करें और लोगों से दिखवाएं, बच्चों से दिखवाएं। मुझे उम्मीद है कि आपका भी फायदा होगा और बच्चों का भी फायदा होगा। और अगर इतना फायदा मेरे दम से, अगर मेरी वजह से हो रहा है, तो मुझे शायद मेरे लिए इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता है। और अगर आपको कोई कमी लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो साथियों, अभी मैंने पिछले कुछ दिनों में 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद और उसमें जो है कुछ आंदोलन वगैरह है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करवाए थे। और साथियों, आज हम कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास के लिए। तो अच्छा, एक बात बताइए बच्चों, पहले हम शिक्षा पे चर्चा कर लेते हैं कि एजुकेशन जरूरी क्यों है। बेटा देखिए, एजुकेशन जो है वो किसी भी इंसान को, अच्छा भाई सीधी सी, किसी भी इंसान को सोचने और समझने की शक्ति पैदा करती है। अच्छा, इंसान और जानवर में एक ही चीज का तो अंतर है कि जानवर किसी चीज को सोच समझ नहीं पाता है। अब जानवर जब पानी पिएगा, वो कभी ये टेस्टिंग करके पिएगा कि पानी अच्छा या खराब है। और इंसान, बस इतना ही तो अंतर है। इंसान जब पीता है, अगर उसे पता है कि इस पानी में किसी ने एक मिट्टी का छोटा सा कंकड़ भी डाल दिया है, तो वो नहीं पिएगा, क्योंकि उसे इस चीज का ज्ञान हो गया है। तो इंसान और जानवर में यही अंतर है। तो अब ये जो इंसान के पास ये जो सोचने की जो क्षमता आई, वो इसीलिए तो आई कि उसके पास नॉलेज है, उसके पास ज्ञान है। तो एजुकेशन जरूरी है। अब धीरे धीरे एजुकेशन का लेवल क्या होता है, एजुकेशन जो प्राथमिक लेवल से लेकर, और यानी जैसे आपको पता, प्राथमिक शिक्षा होती है, पीजी होता है, फिर यूजी होता है, सॉरी पीजी होता है, पीजी के बाद जो एलकेजी होता है, या फिर केजी होता है, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, यानी प्राथमिक एजुकेशन जिसपे बोलते हैं। फिर आपका जूनियर होता है, फिर इसका हायर हो जाता है, फिर आपके विश्वविद्यालय की एजुकेशन होती है। तो धीरे 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 एजुकेशन का लेवल बढ़ता चला जाता है। अब शिक्षा की अगर बात करें, तो शिक्षा तो प्राचीन काल से ही चलती चली आ रही है। अब बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बच्चों का कहना ये होता है कि सर जी, हमें एक बात ये बताइए कि अगर ये एजुकेशन, जैसे अगर हम बात करें, इतिहास की बात करें, तो प्राचीन काल के इतिहास है, या मध्यकालीन इतिहास है, या आधुनिक भारत का इतिहास है, इसको हम पढ़ के क्या करेंगे? या हम पूरे संविधान को पढ़ के क्या करेंगे? या हम ज्योग्राफी को पढ़कर क्या करेंगे? या हम पूरा इंटरनेशनल की जानकारी लेकर क्या करेंगे? तो बच्चों, अगर आप ये बात सोच रहे हो कि इनके सबके क्या करेंगे, हम कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या हम रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या मिंटी पीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वहां सब ये काम आने वाला है? तो ये तो तय है कि आपके ड्यूटी के दौरान आपसे ये कोई पूछने नहीं आएगा कि बाबर ने किस युद्ध में सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी को हराया था। ये तो नहीं पूछा जाएगा। बाबर ने मेदिनी राय को किस लड़ाई में हराया है, चौसा का युद्ध कब हुआ था। ये आपकी ड्यूटी का काम हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आपसे ये पूछा जाएगा कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ये आपकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है। लेकिन अब दूसरा एक तर्क आता है कि गणित में हम प्रतिशत पढ़ते हैं, लाभांश पढ़ते हैं, और एसआई पढ़ते हैं, सीआई पढ़ते हैं, क्या इनका कोई फ्यूचर यूज है? जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी एग्जाम को दे रहे हो तो उसमें कोई इसका यूज नहीं है। फिर इसे क्यों बार बार पढ़ाया जा रहा है? क्यों सरकार इस चीज को नहीं समझ रही है कि बिना मतलब में हाई स्कूल पास कर लिया है? अब कुछ बच्चों का और तर्क, अभी देखिए एक एक करके हम जवाब भी देंगे कि हाई स्कूल में क्या मतलब जो है इतनी एडवांस गणित पढ़ते हैं, इसको हमारे दैनिक जीवन में क्या? बेटा, अब हम आपको इन सारी चीजों को एक एक करके जवाब दे रहे हैं। शिक्षा, देखो, सबसे पहले इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है, संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है। आप नौकरी करें या ना करें वो अलग की बात है। नौकरी लग जाए, अगर नहीं भी लग जाए, फिर भी आपको अपने इतिहास तो जानना ही चाहिए। इतिहास सिर्फ इसलिए जाना जाता है, इसलिए पढ़ा जाता है कि हमारा इतिहास कैसा रहा, उसके आधार पर हमारा फ्यूचर कैसा होगा। पहली चीज। संविधान इसलिए कि हमारे देश के संविधान, हमारा जो कानून है, हमारे संविधान में क्या क्या लिखा है, आपको कोई बेवकूफ, आपको कोई गुमराह, या आपको कोई भी सरकारी कर्मचारी आपको गलत तरीके से आपसे अवैध वसूली नहीं कर सकता है। सिर्फ इस बात के लिए भी संविधान आप पढ़िए, क्योंकि कानून पढ़ना जरूरी है, अर्थव्यवस्था पढ़नी जरूरी है।
अब तीसरी कंडीशन ये आती है कि आप कहोगे चलो ये तो ठीक है, जानकारी के लिए पढ़ लो, हम जहाँ भी हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, तो फिजिक्स जो मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, करंट अफेयर इसलिए पढ़ ली। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किस लिए पढ़ लें, मैथ किस लिए पढ़ लें? तो बेटा देखिएगा, जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ते हो तो ये धीरे 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 जब आप पढ़ते हो तो आपको माइंड पे सोचने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। आप जब दिन रात पढ़ते हो, अब भाई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कहीं पे खड़ा होता है, भले ही वो मैथ का स्टूडेंट है, भले ही वो बीटेक का इंजीनियर हो, और वो पढ़ा लिखा है, उसने एडवांस लेवल का बहुत अच्छे से पढ़ के गया है, और जब वो ये सब पढ़ के जब कहीं खड़ा होता है तो वो किसी चीज को अपने नजरिए से अलग देखता है। वो एक निम्न क्वालिटी का व्यक्ति है, हाई स्कूल पास है या क्लास 8 पास है, तो वो उस चीज को बस निम्न स्तर तक देख पाएगा, वो बहुत उच्च स्तर तक नहीं सोच पाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि एक पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति है, काबिल व्यक्ति है, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, मान लीजिए बीएचयू से पढ़ के आया है, एएमयू से पढ़ के आया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, जब उसके सामने कोई बात की जाती है तो वो उस चीज का बड़ा खतरनाक रूप से तर्क निकाल लेता है, जिसका आप रिजल्ट देखते होगे कि न्यूज डिबेट में आप देखते होगे कि एक से एक प्रवक्ता आते हैं, बैठते हैं आके, भाई हमसे भी तो डिबेट कराई जा सकती है, लेकिन नहीं कराते हैं, क्योंकि वो क्या चीज इतिहास में हुई है और क्यों होगी, इसके पीछे कारण क्या रहेंगे, इसके आगे आने वाले समय में लाभ क्या हो सकते हैं, हानि क्या हो सकते हैं, ये सब एजुकेशन से ही आता है। अब आप कांस्टेबल बनने जा रहे हो और आपके पास अगर सोचने की क्षमता नहीं है, आप किसी अपराधी को एकदम से लिया और ऑन द स्पॉट आपको पता चला कि इसने क्राइम किया और आपने उसको गोली मार के समाप्त कर दिया, और बाद में पता चला ये तो था ही नहीं। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, आपके मतलब मेंटली अगर आपको सोचने की क्षमता है, तो आपको लगेगा कि नहीं, इसको किस आधार पर इसको फंसाएंगे, किस आधार पर इसको कानून के द्वारा सजा दिला देंगे, ये आपके सोचने की क्षमता होनी ही चाहिए। तो इसी चीज का महत्व जो है अंग्रेजों ने भी समझा, और जब अंग्रेजों ने समझा तो अंग्रेजों ने धीरे 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 बंगाल में मदरसे की शुरुआत से लेकर, क्योंकि जब एक हमारे आपको पता पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग साहब थे, उन्होंने, साहब तो नहीं थे खैर, ठीक है, जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, उसने मदरसा में सबसे पहले तो मदरसे की स्थापना की थी 1781 में। फिर एशियाटिक सोसाइटी उसकी स्थापना हुई है, फिर उसकी स्थापना, उसका मुख्य उद्देश्य ही ये था कि उसको संग्रहालय बना दिया। अब संग्रहालय का मतलब क्या होगा, आपने देखा होगा कि आप कहीं भी जाएं तो संग्रहालय होते हैं, लाइब्रेरी होती है, प्राचीन काल से। जैसे अब राजस्थान में अगर आप जाइए तो किसी किले में घूमने जाओ तो पता चलेगा कि राणा कुंभा है, महाराणा प्रताप हैं, इनकी जो तलवारें हैं, इनके जूते हैं, सब रखे जाते हैं धीरे धीरे कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उनसे सीखें। तो ये इसको मैंने बनाया गया था, ठीक है। तो इन सब चीजों को अंग्रेजों ने भी समझा और उसको हमारे देश में शिक्षा के रूप में धीरे धीरे विकास शुरू किया। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया था? तो बेटा देखिएगा, अभी अभी मैंने इस पे चर्चा भी की है। अगर हम बात करें प्रथम मदरसा, देखो अंग्रेजों द्वारा, याद रखना किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। अगर भारत में प्रथम मदरसा तो ये मोहम्मद गौरी के समय 1191-92 में स्थापित किया गया था। भारत में अगर प्रथम मदरसा की बात करेंगे तो बेटा ये 1781 ईस्वी में, कब, 1781 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1781। और अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ स्थापित किया गया था, तो प्यारे बच्चों याद रखना बंगाल। और बंगाल में भी अगर हम बात करें तो सीधा लिख देना कोलकाता। बंगाल में कोलकाता, बंगाल में कोलकाता में इसे स्थापित किया गया था। अगला आता है कि इस किसके द्वारा, तो याद रखना एक व्यक्ति यानी गवर्नर जनरल हुए, गवर्नर जो थे वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। अब मन में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि इस मदरसे की स्थापना क्यों हुई कोलकाता में? तो याद रखना इसमें, इस मदरसे में अरबी, इस मदरसे में अगर हम बात करें तो अरबी और फारसी दो भाषाएं पढ़ाई जाती थी। इनका मुख्य रूप से काम यह था कि अंग्रेजों के बीच जो बाइलिंगुअल, जैसे अगर हम
अरबी और फारसी हम सीख गए हैं, तो अंग्रेजों के बीच में हम अरबी और मुस्लिमों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए, बस इसी बात के लिए जो ये व्यक्ति दोनों पढ़ लेगा, और पढ़ने के बाद अगर अंग्रेजों को जरूरत पड़ेगी कि वो भारतीय लोकल भाषा जानते हैं, अरबी फारसी सिखा देंगे, तो उनका काम चल जाएगा। तो क्या है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन में है कोलकाता, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसको आप हेडिंग लगा लीजिए और देखिए। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना था, अगर हम बात करें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका मुख्य उद्देश्य था कि एशिया के जो इतिहास है, एशिया का जो संस्कृति है, या एशिया का जो भौगोलिक एरिया है, उसको जानने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके अगर हम बात करें क्या इसकी अगर हम चर्चा करें मुख्य रूप से अगर ये क्या था, तो इसे हम एक तरीके से कह सकते हैं, यह एक आप कह सकते हो पुस्तकालय था। इसे हम पुस्तकालय भी कह सकते हैं, इसे हम पुस्तकालय, इसे हम संग्रहालय भी कह सकते हैं, इसे हम संग्रहालय भी कह सकते हैं, संग्रहालय, इसे हम पुस्तकालय या संग्रहालय भी कह सकते हैं। यानी इसमें बैठ के आप पढ़ भी सकते हो, या इसमें कुछ पुरानी चीजें भी रखी गई थी। अच्छा, इसका अगर हम बात करें स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना इसकी स्थापना जो है वो 15 जनवरी 1784 ईस्वी को हुई थी। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को हुई थी। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो विलियम जोन्स एक व्यक्ति हैं। कौन है? विलियम जोन्स, यानी अंग्रेज थे विलियम जोन्स। कौन है? विलियम जोन्स। इनका भी इतिहास में एक अपना महत्व है। विलियम जोन्स द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कहां पर हुई थी, तो याद रखना कलकत्ता। कहां पर? तो प्यारे बच्चों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। कहां पर? कलकत्ता यानी फोर्ट विलियम। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। अब इसके अलावा अगर बात कब हुई, तो 15 जनवरी 1784 को, विलियम जोन्स और कलकत्ता। अच्छा, विलियम जोन्स के बारे में एक और लाइन है कि इन्होंने 1789 ईस्वी में, कब? 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंग्रेजी अनुवाद। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम, अब ये किसकी रचना है? तो ये बच्चा बच्चा जानता है, ये कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? ये प्यारे बच्चों आप जानते होंगे, ये किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। ये कालिदास की रचना है। तो कालिदास की रचना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम के इंग्लिश अनुवाद किसने किया था? तो आप तुरंत कहोगे कि विलियम जोन्स ने किया था। आपको पता है इसकी स्थापना 15 जनवरी सन 1784 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम में। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व, साहित्य का अध्ययन किया जा सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। अभी बिल्किंस बारे में मैक्स मूलर और जेम्स प्रिंसेप, देखिए तीनों ही नाम अपने आप में महत्वपूर्ण है।
तीनों ही नाम अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। बिल्किस, ये भी आपको शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। मैक्स मूलर और जेम्स प्रिंसिप। तो मैक्स मूलर आपको पता है जो आर्य भारत आए थे, उनके बारे में इन्होंने ही पहली बार बताया था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। और जोन्स प्रिंसिप जो है अशोक के जो शिलालेख वगैरह पढ़ने का श्रेय जो है वो जेम्स प्रिंसिप को जाता है। ठीक है, तो ये सब अपने अपने आप में ऐतिहासिक नाम है, तो इस चीज को आपको अपने नोट्स में लिख लेना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बेटा देखिएगा, हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, भारत का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय। भारत का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय। देखो, अगर हम इसकी बात करें, अंग्रेजों ने इस बात को देखा कि भारत में जैसे जो हिंदू संस्कृति या हिंदू बाहुल्य इलाका है, या हिंदुओं में अगर बात की जाए तो ये संस्कृत को चूंकि देव भाषा बोली जाती है, तो इसलिए अंग्रेजों ने अपना सहानुभूति दिखाने के लिए हिंदुओं के प्रति या भारतीयों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए, या उन्हें ये फील कराने के लिए कि देखिए मैं आपके शिक्षा व्यवस्था में आपका सहयोग कर रहा हूं, आपके एजुकेशन सिस्टम में अपना सहयोग करना चाह रहा हूं, इसलिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी, किसकी? संस्कृत महाविद्यालय। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके माध्यम से, तो एक व्यक्ति हैं जोनाथन डंकन, व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन। तो संस्कृत महाविद्यालय। अब अगर दूसरा क्वेश्चन आता है किसके द्वारा, तो जोनाथन डंकन। अगला आता है कहां पर, तो याद रखना जोनाथन डंकन ने, और बनारस में। कहां पर? बनारस में। उद्देश्य क्या था, तो अभी आपको बता दिया, एक ही उद्देश्य था कि ये मतलब सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि हम भारतीयों की एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना चाहते हैं। अब अगली क्वेश्चन आएगा कि कब, यानी स्थापना तो की है लेकिन कब, तो याद रखना 1791 ईस्वी में। कब स्थापना की है? 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने इस चीज को सहयोग किया और बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब अगला पॉइंट इसमें आ जाएगा कि अगर आपसे देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो संस्कृत महाविद्यालय बनारस में स्थापित किया था, वर्तमान में इसका नाम क्या है? वर्तमान नाम, वर्तमान नाम, यानी इस समय इसे किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से ये चर्चित है, या मतलब इस समय प्रचलित है विश्वविद्यालय, जो कि कहां पर है? आपको सर जी बनारस में है। कहां पर है? बनारस में। कौन सा विश्वविद्यालय? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। स्थापना कब हुई? 1791 ईस्वी में। ठीक है, स्थापना किसके द्वारा हुई? तो जोनाथन डंकन द्वारा। कहां पर हुई? तो बनारस में। इसके अलावा अगला इसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जोनाथन डंकन के बारे में अगर देखा जाए, तो इन्होंने जोनाथन डंकन जो है ये मुंबई के गवर्नर रहे, और 1795 से 1811 तक, 1795 से और 1811 ईस्वी तक। ठीक है, 1795 से और 1811 ईस्वी तक ये मुंबई के गवर्नर रहे। कहाँ के? मुंबई के गवर्नर। तो जोनाथन डंकन जो है 1795 से, यानी पहले विश्वविद्यालय की स्थापना करवा के फिर ये गवर्नर बने हैं। 1795 से और 1811 ईस्वी तक ये क्या रहे हैं? मुंबई के गवर्नर रहे हैं। ठीक है, तो बस। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि संस्कृत महाविद्यालय का नाम जो है वो संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय कब पड़ा, तो बेटा याद रखना ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 1947 में, यानी ये इसका नाम बदला गया, नाम, यानी ये जो संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय है ये 1974 में किया गया। ठीक है, तो इतनी चीजें यहां से आपको कंप्लीट है कि जैसे अगर ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय, तो आप कहोगे सर जी इसमें कोई शक नहीं है, जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में बनाया गया था।
इसका नाम पहले क्या था? संस्कृत महाविद्यालय ही था। जोनाथन डंकन कौन थे? तो ये 1795 से 1811 तक मुंबई के गवर्नर रहे हैं। ठीक है। और इसका वर्तमान नाम क्या है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ये कब? तो 1974 में बनाया गया है। आप क्वेश्चन में देखिए तो जोनाथन डंकन, बस सिंपल सा है, आपको यही इनका आंसर है। वारेन हास्टिंग तो आपको अभी अभी बताया था, प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। अगर हम बात करें लॉर्ड मैकाले, तो इनको भी शिक्षा में जो शिक्षा भारत में से जो अंग्रेजी शिक्षा के लिए इनका भी नाम आता है। और आपको पता बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके बारे में कल का वीडियो आप देख सकते हो। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की थी? देखिए इसके बारे में बहुत क्वेश्चन नहीं आता है, बस यही क्वेश्चन है और हमेशा यही जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है। तो पेरिस की रॉयल एक मधुसूदन दत्त, हाँ देखिए मधुसूदन दत्त कौन है? मधुसूदन दत्त, ये बंगाल के एक व्यक्ति हैं, काफ़ी काबिल व्यक्ति थे और इनको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। बेटा आपको पता है दादा भाई नौरोजी अब वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना देने वाले ये पहले व्यक्ति थे, जिसको बोलते हैं सीएसओ का जो जनक के रूप में, अगर भारतीय सांख्यिकी के इनके जनक के रूप में भी इनको ही जाना जाता। तो दादा भाई नौरोजी का आपको अपने एक अलग इतिहास है और उन्होंने कई कांग्रेस के सम्मेलनों की अध्यक्षता भी की है। राजा राम मोहन राय, इनके बारे में भी आप जानते होंगे कि इन्होंने जो हमारे सती प्रथा है लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1828 में समाप्त कर दी थी। ठीक है। और इसके अलावा जो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और जो वो कौन सा देखो पंथ है रामकृष्ण करके, उनके भी संस्थापक, थोड़ा सा हम देखो भूल गए, विवेकानंद जी, इनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता के बारे में पहले हम जानते हैं। भगवत गीता देखिए, अगर हम भगवत गीता के बारे में समझें, देखिए सबसे पहले तो हम अगर बात करें भगवत गीता है क्या, तो देखिएगा अगर हम बात करें, आप लोगों ने सुना होगा महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन ने यह कहा था कि ये जितने भी कौरव हैं, चूंकि उसमें जो सारथी बने थे वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और अर्जुन से युद्ध चल रहा था। अब अर्जुन ने यह कहा था कि ये सारे मेरे ही भाई हैं और मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूं, अपनों के साथ कैसे लड़ा जाए। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, बस वो सारे उपदेश ही क्या कहलाते हैं? भगवत गीता कहलाते हैं। तो अब आपको एक चीज तो समझ में आई कि भगवत गीता क्या है। अब इस भगवत गीता को लिखा किसने था? तो आपको पता होगा इस भगवत गीता को वेद व्यास ने लिखा था। और क्या भगवत गीता अलग स्पेशल किताब है? बिल्कुल सही, सच बात है। भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो आप कहोगे सर जी इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें और क्या खास है? तो भगवत गीता जो महाभारत का एक अध्याय है, देखिए महाभारत का एक अध्याय है जिसका नाम है भीष्म पर्व। महाभारत का एक अध्याय भीष्म पर्व, हाँ भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व का ही अंग है कौन? भगवत गीता। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो बेटा याद रखना चार्ल्स विल्किंस। कौन था? चार्ल्स विल्किंस ने इसका इंग्लिश अनुवाद किया था। ठीक है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद अगर हम बात करें, अंग्रेजी अनुवाद, तो चार्ल्स विल्किंस। अगर यह पूछा जाए कि इसका अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था, तो ये अच्छी अंग्रेजी अनुवाद किया है, तो इसमें पूछने की बात ही नहीं है। ये किसके समय क्या होगा? कोई ना कोई तो गवर्नर रहा होगा। तो याद रखना वारेन हेस्टिंग के समय।
वारेन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, इसके समय में इसका इंग्लिश अनुवाद हुआ था। किसका? भगवत गीता का। अब बात यह है कि अगर ये पूछा जाए, चूंकि भगवत गीता की इंग्लिश की जो प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन है, वो स्वयं किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने। अब भगवत गीता को लिखा किसने था? अगर हम बात करें भगवत गीता को लिखा, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना वेद व्यास ने। किसने लिखा था? वेद व्यास ने। भगवत गीता कहां से ली गई है या क्या चीज है? तो आप लिख सकते हो महाभारत, महाभारत के भीष्म पर्व, भीष्म पर्व का अंग है। महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। अच्छा, इसके अलावा इसको किस भाषा में लिखा गया है? तो भगवत गीता जो लिखी गई थी प्यारे बच्चों, याद रखना इसे संस्कृत में लिखा गया था। इसे किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में। अच्छा, इसके अलावा इससे और भी क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अगर मान लीजिए इसमें कितने श्लोक थे? तो भगवत गीता में 700। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें अध्याय, तो याद रखना इसमें 18 अध्याय थे। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। तो भगवत गीता के बारे में मोटा मोटी जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो बेटा अभी मैंने देखिए इसमें क्वेश्चन बताया है, ये देखो, ये अभी 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 बताया है। कहाँ गया? तो विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, विलियम जोन्स ने। तो अब जरा देखिए, तो निम्नलिखित में किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो विलियम जोन्स कहीं पर ऑप्शन है आपको? सर जी डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? तो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? तो बेटा देखिएगा, चार्ल्स वुड के बारे में अगर हम बात करें, चार्ल्स वुड देखिएगा, देखिए देखो चार्ल्स वुड का, देखिए चार्ल्स वुड, इन्होंने अपने जो गवर्नर जनरल थे उनके दरबार में एक पत्र भेजा, लंदन में भी पत्र भेजा, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार और प्रसार, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार तथा महिलाओं की शिक्षा को पे जोर देने के लिए, महिलाओं की शिक्षा पर बल देने के लिए चार्ल्स वुड ने इसका काम शुरू किया था, या चार्ल्स वुड ने एक पत्र भेजा था। चार्ल्स वुड ने जो पत्र भेजा था उसमें क्या थे? अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार और महिलाओं की शिक्षा के लिए। इसी को बाद में घोषणा पत्र भी कहा गया। अब तो एक चीज तो समझ में आ गई, चार्ल्स वुड का आदेश निम्न में से किससे संबंधित था? तो आप कहोगे सर जी ये तो एजुकेशन से संबंधित हो गया। बिल्कुल सही बात है, किससे संबंधित हो गया? एजुकेशन से संबंधित हो गया। अब चार्ल्स वुड ने यह पत्र किसको लिखा था? चार्ल्स वुड ने यह पत्र किसको लिखा था? तो आप कहोगे कि सर जी ये पत्र जो है लॉर्ड डलहौजी को लिखा था। किसको लिखा था? यह पत्र लॉर्ड डलहौजी को लिखा था। लॉर्ड डलहौजी, एक मिनट सही हो जाए भाई। तो ये पत्र किसको लिखा गया? तो ये पत्र उसने लॉर्ड डलहौजी को लिखा था। इसका परिणाम क्या रहा? क्या इसका कोई रिजल्ट रहा है?
क्या इसका कोई रिजल्ट रहा है, क्या इसका कोई रिजल्ट सामने आया? तो बेटा याद रखना कि इसका रिजल्ट ये आया कि 1857 ईस्वी में। कब? 1857। हालांकि इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इसके जस्ट बाद एक हंटर कमीशन की भी स्थापना हुई थी, और जो 1882 में हुई। लेकिन इससे पहले इसका जो रिजल्ट है, हंटर कमीशन की स्थापना बाद में होती है, और 1857 ईस्वी में कलकत्ता, इसका रिजल्ट की अगर हम बात करें 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बंबई, कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय और मद्रास कब हुई? तो 1857 में। क्यों हुई? क्योंकि ये चार्ल्स वुड के प्रयासों से हुई। चार्ल्स वुड ने जो पत्र किसको लिखा था? लॉर्ड डलहौजी को। अब जब इसको पत्र लिखा तो 1854 में चार्ल्स वुड ने ये पत्र लिखा था, क्योंकि चार्ल्स वुड की अगर बात करें तो 1854 के, और इसके रिजल्ट के अनुसार कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बेटा अब चार्ल्स वुड की जो रिपोर्ट थी उसको जांच के लिए एक आयोग बनता है जिसका नाम है हंटर आयोग। हंटर कमीशन के नाम से बनता है 1880 में। और 1880 में हंटर कमीशन के आयोग के बाद उसको पूर्ण रूप से जो तैयार हुआ वो 1882 में हंटर कमीशन बनता है। और 1882 में जो हंटर कमीशन बनता है उसकी रिपोर्ट के अनुसार और विश्वविद्यालय स्थापित होते हैं, जिनका नाम है 1836 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। किसकी? इलाहाबाद। और इलाहाबाद के साथ साथ इसमें बेटा पंजाब विश्वविद्यालय यानी पंजाब यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। तो इसमें फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन क्या था कि चार्ल्स वुड का आदेश निम्न में से किससे संबंधित था? तो आप कहोगे एजुकेशन से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया। तो देखिए हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर? बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या तकनीकी शिक्षा को? तो बेटा देखिएगा अगर हम हंटर कमीशन की अगर हम बात करें तो हंटर कमीशन का उद्देश्य सिर्फ इतना था, शिक्षा को लेकर। किसको? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन। कौन सा कमीशन? हंटर कमीशन। अगर हम बात करें हंटर कमीशन का गठन कब हुआ? तो 1882 में। इसका अगर हम गठन की बात करें, हंटर कमीशन के गठन की बात करें तो कब हुआ? 1882। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अभी हमने जो पिछला बताया है, जो चार्ल्स वुड है, इसकी जो रिपोर्ट है इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन हुआ था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था 1854 के बाद जो शिक्षा में जो प्रगति हुई है उसकी जांच के लिए इसका गठन हुआ था। और इसका रिजल्ट जो है, इसका अगर हंटर कमीशन की अगर हम रिजल्ट की बात करें तो 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यानी अगर हम सीधा लिख दें जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से है, इलाहाबाद और पंजाब विश्वविद्यालय, ये इन दोनों की रिपोर्ट के बाद ही बने थे। कौन कौन से? इलाहाबाद और पंजाब विश्वविद्यालय। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब ये जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। पूर्व का ऑक्सफोर्ड। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से किसे जानते हैं? तो बेटा ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। कौन है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। और देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर हम देखें कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, हाँ ये है, देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो अगर हम बात करें नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, देखिए अगर हम इसमें सबसे पहली चर्चा करें
तो देखिए 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक बैठक होती है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन। अगर हम इसको देखें, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, हिंदी में अगर हम इसको बोलेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इसके लिए एक मीटिंग होती है, सम्मेलन होता है। और ये कब कब होता है? तो 16 नवंबर 1905 को, 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक मीटिंग होती है। किस चीज़ के लिए? एजुकेशन की जो स्थापना होगी, इसके लिए 16 नवंबर 1905 में एक स्थापना होती है, एक सम्मेलन होता है। और उस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य की जो तकनीकी शिक्षा है, यानी राष्ट्रीय है, देखिए साहित्य है, इसके अलावा विज्ञान है, या और बहुत सारी शिक्षा है, इनकी यानी टेक्निकल एजुकेशन के लिए इस चीज़ पे जोर दिया जाना था। और इसकी जो स्थापना जो फाइनली हुई, अगर हम इसकी बात करें कि ये तो क्या हुई, ये सम्मेलन था, सम्मेलन। तो सम्मेलन कब हुआ? 16 नवंबर 1905 में। और इसकी अगर हम बात करें, इसकी स्थापना, इसकी स्थापना कब होती है? तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये 15 अगस्त 1906, 15 अगस्त 1906 में इसकी स्थापना हो जाती है। 15 अगस्त 1906 में इसकी स्थापना होती है, किसकी? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो स्थापना 15 अगस्त 1906 ऑप्शन में है, तो आपको जी सर है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि आज के आपके ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और देखिए शिक्षा को लेकर जो है इसमें काफ़ी जोर दिया गया है। अंग्रेजों ने भी शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना है और अपने आप में इम्पॉर्टेंट समझा है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि बिन शिक्षा नर पशु समाना, तो आप लोग जो है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग शिक्षित होंगे और बहुत जल्दी आप नौकरी पाएंगे। आज के लिए यहीं पे थैंक यू।